लो, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के अंदर फर्स्ट जो डिजीज कंडीशन हम डिस्कस करेंगे वो है हाइड्रोसिफेलस। हमने जब असेसमेंट की थी तो बहुत बार पढ़ा था मैक्रोसिफेलिन, हाइड्रोसिफेलस, है ना, और हेड सर्कमफ्रेंस जो है वो ज्यादा हो जाएगा हाइड्रोसिफेलस में। हाइड्रोसिफेलस में आईसीपी इंक्रीज हो जाएगा, और हाइड्रोसिफेलस में ही हमारे को क्या करना होता है कि उसको प्रिवेंट करना होता है कि वो इंजरी से बचा सके, हेड बड़ा है ना। ऐसे ऐसे बीच बीच में हमने कुछ कुछ पढ़ा है, तो रिलेट करना है चीजों को, जैसे हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोसिफेलस क्या होता है, सबसे पहले इसकी एक डेफिनेशन लिखो कि एक्सेस और एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन। क्या हुआ, लिखो एक्सेस और एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ सीएसएफ क्या है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। cerebrospinal fluid, accumulation of CSF in brain ventricles। अब हार्ट में वेंट्रिकल पढ़ते हैं, है ना, तो ब्रेन में भी वेंट्रिकल होते हैं। ये हाइड्रोसिफेलस की डेफिनेशन है। अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो नॉर्मल फ्लो ऑफ सीएसएफ देखेंगे, क्योंकि जब तक हमारे को नॉर्मल फ्लो नहीं पता होगा तो कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोसिफेलस कैसे हो रहा है, कहाँ एक्यूमुलेशन हो रहा है, कहाँ ब्लॉकेज आ रही है, कहाँ ऑब्स्ट्रक्शन है, कहाँ फ्लो प्रॉपर नहीं है। तो वो सब हमारे को नॉर्मल फ्लो से पता चलेगा। तो ये डेफिनेशन लिखी सबने, देखो अब लिखो नॉर्मल सीएसएफ फ्लो। नॉर्मल सीएसएफ फ्लो पहले सब लोग यहां समझ लो, फिर लिखना। देखो ये ब्रेन वेंट्रिकल्स है। जब हम ब्रेन को हाफ कट करते हैं तो बीच में व्हाइट कलर से, है ना, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर वो सब दिखाई देता है, तो उसके बीच में ही वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं। देखो ये मान लो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये राइट वेंट्रिकल है, और इसको नंबर भी दे सकते हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ठीक है। उसके बाद ये इंट्रावेंट्रिक्यूलर और फोरामेन ऑफ मोनरो डक्ट है, ठीक है। फोरामेन ऑफ मोनरो और इंट्रावेंट्रिकुलर डक्ट, ये इन दोनों के दो नाम है इस वाली डक्ट के, ठीक है। उसके बाद ये जो मैंने बनाया है ये थर्ड वेंट्रिकल है, ठीक है। उसके बाद यहां से एक डक्ट आएगी, ये डक्ट, ये वाली डक्ट जो है ये वाली है, दोनों इसके नाम है, और इस वाली डक्ट के नाम क्या है, सिल्वियस एक्वीडक्ट, ठीक है। ये सिल्वियस एक्वीडक्ट है। उसके बाद ये फोर्थ वेंट्रिकल है, ठीक है। और फोर्थ वेंट्रिकल में
दो ओपनिंग जो है यहां प्रेजेंट होती है, और ये दोनों ओपनिंग कैसी है, लेटरल साइड पे है। कहां पे है, लेटरल। ये लेटरल साइड पे है ये दोनों, और इन दोनों का नाम है फोरामेन ऑफ लश्का। फोरामेन ऑफ लश्का, ठीक है। और एक इसके बीच में ओपनिंग होती है, और ये बीच वाली ओपनिंग जो है वो पोस्टीरियर साइड पे है। पोस्टीरियर साइड का मतलब क्या है, पीछे, ठीक है। ये पोस्टीरियर साइड पे है, और इसी का नाम जो है वो हम देंगे फोरामेन ऑफ लश्का, ये दोनों है, और ये मिगेंडी है। हाँ, फोरामेन ऑफ मिगेंडी बोल सकते हैं, मिगेंडी, ठीक है। पोस्टीरियर साइड पे जो है वो मिगेंडी प्रेजेंट है, और जब यहाँ पे कोई सिस्ट फॉर्म हो जाता है, यानी कि कोई गांठ बन जाती है और यहाँ ये बंद हो जाता है, तो जो CSF आ रहा है वो यहाँ से ड्रेन नहीं हो पाएगा, यहाँ से नहीं निकल पाएगा। तो हाँ, एक डिजीज कंडीशन होती है डैंडी वॉकर सिंड्रोम, जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बस सुना, एक बारी नाम नए हो सकते हैं, तो मैं इसलिए पहले बनाया है और नाम बताए हैं, उसके बाद प्रॉपर फ्लो में लिखेंगे। और सबसे पहली बात, ये वाला कलर उनको दिखा होगा, दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज एड ऑन करना भूल गई, जो वेंट्रिकल्स है उसके ऊपर यहाँ पे प्रेजेंट होता है कोरोइड प्लेक्सस। ये पेन चल क्यों नहीं रहा, यहां प्रेजेंट होता है कोरोइड प्लेक्सस, और ये क्या होता है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। और इससे क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ CSF, यही क्या करता है, प्रोडक्शन ऑफ CSF। अब ये तुम बनाओ, ठीक है। 1 मिनट रुको, नीचे एब्जॉर्प्शन कराने दो। ये देखो, अब जब यहाँ पे क्या क्या पढ़ा है हमने, दो वेंट्रिकल्स लेफ्ट और राइट, जो वेंट्रिकल के ऊपर सबसे पहले क्या है, कोरोइड प्लेक्सस, कोरोइड प्लेक्सस से CSF का प्रोडक्शन होगा, और राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू ये कौन सी डक्ट, इंट्रावेंट्रिकुलर डक्ट या फिर फोरामेन ऑफ मोनरो के थ्रू थर्ड वेंट्रिकल में आएगा, थर्ड वेंट्रिकल से सिल्वियस एक्वेडक्ट के थ्रू फोर्थ वेंट्रिकल में आएगा, और फोर्थ वेंट्रिकल में फोरामेन ऑफ लश्का और मिगेंडी के थ्रू एब्जॉर्प्शन होगा, कहां पे, सब एरेक्नोइड, सब एरेक्नोइड स्पेस। और सब एरेक्नोइड स्पेस में क्या प्रेजेंट होता है, एरेक्नोइड विलाई, एरेक्नोइड विलाई। और ये विलाई क्या करती है फिर, एब्जॉर्प्शन ऑफ CSF, एब्जॉर्प्शन ऑफ CSF। और ये सारा CSF एब्जॉर्ब होके कहां चला जाता है, वीनस फ्लो के साथ। ये नॉर्मल फ्लो है CSF का, ठीक है। अभी मैं पूरा दोबारा बनाती हूं, तुम साथ साथ बनाना। सबको समझ आया कि सबसे पहले क्या है, कोरोइड प्लेक्सस प्रेजेंट है, जहां से CSF का प्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल से आके, यानी कि राइट और लेफ्ट को हम क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट वेंट्रिकल और सेकंड वेंट्रिकल। उसके बाद फोरामेन ऑफ कौन सा, मोनेरो, और दूसरा नाम इंट्रावेंट्रिकुलर डक्ट, तो उसके थ्रू थर्ड वेंट्रिकल में आ रहा है। थर्ड वेंट्रिकल से सिल्वियस ऑफ एक्वीडक्ट के थ्रू फोर्थ वेंट्रिकल में आ रहा है। फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर फोरामेन ऑफ लश्का और मिगेंडी प्रेजेंट है। मिगेंडी कहाँ है, पोस्टीरियर साइड पे, और लश्का कहाँ है, लैटरल साइड पे। तो उनके थ्रू एब्जॉर्प्शन होके कहाँ जा रहे हैं, सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर। सब एरेक्नोइड स्पेस से
अरेक्नोइड विलाई उसका एब्जॉर्प्शन करके वीनस फ्लो के साथ उसका जो है सिक्रीशन करा देंगे। ये नॉर्मल फ्लो है सीएसएफ का, ठीक है। अभी इसके बाद जब हम कॉजेज पढ़ेंगे, सिम्टम्स पढ़ेंगे, तो तुम्हें पता चलेगा कि सीएसएफ कहाँ कहाँ रुक रहा है या कैसे कैसे हाइड्रोसेफेलस कॉज कर रहा है, ठीक है। तो शुरू से देख लो, साथ साथ बना लेना। ये क्या है? कोरोइड प्लेक्सस, और इसके ब्रैकेट में लिखो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। और यही क्या करता है? प्रोडक्शन ऑफ सीएसएफ। ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये राइट वेंट्रिकल। कितने नाम लिख लिए सबने? अब मैं यहां मिटा रही हूं क्योंकि नीचे वाले नाम लिखने के लिए जगह नहीं बचेगी नहीं तो। अरे यार, ये राइट वेंट्रिकल वो लिख लिया था कोरोइड प्लेक्सस के लिए। हो गया? अब मिटा रही हूं, ठीक है। राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल का नाम मिटा रही हूं, सीधा बस छोटा सा लिख लो लेफ्ट राइट। उसके बाद जो ये लेफ्ट और राइट या फिर 1 और 2 वेंट्रिकल से सेकंड वेंट्रिकल जो है, ये सेकंड नंबर का वेंट्रिकल है, सॉरी थर्ड, हाँ थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड वेंट्रिकल और फर्स्ट और सेकंड के बीच में जो ये वाली डक्ट है, इसको बोलते हैं इंट्रावेंट्रिक्यूलर। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इंट्रा मतलब अपने अपने बीच में, और वेंट्रिकल वेंट्रिकल्स के बीच में, तो इंट्रावेंट्रिक्यूलर, इंट्रावेंट्रिकुलर डक्ट, या फिर इसका नाम क्या था? फोरामेन ऑफ मोनेरो, फोरामेन ऑफ मोनेरो, ये इसका नाम है, ठीक है। ये पूरा जो है 2 नाम है, ये इसका नाम है, जो लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल को कनेक्ट कर दिए। लिख लिया सबने? इसके बाद थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल से जोड़ने वाली, ये फोर्थ वेंट्रिकल है, ठीक है। थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल से जोड़ने वाली का नाम क्या है? फोरामेन ऑफ सिल्वियस एक्विडक्ट है ये, है ना। फोरामेन हटाओ, सिल्वियस एक्विडक्ट, सिल्वियस एक्विडक्ट।
जो थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल से जोड़ रही है वो सिल्वियस एक्वीडक्ट है। इसके बाद जो लैटरली प्रेजेंट है ये दोनों, ठीक है, ये कैसे प्रेजेंट है, लैटरली। ये लैटरली जो प्रेजेंट है उनका नाम क्या है, फोरामेन ऑफ लश्का। फोरामेन ऑफ लश्का। और जो सेंटर में नहीं है वो कहाँ था, पोस्टीरियर में। तो ये जो पोस्टीरियर में ओपनिंग है, पोस्टीरियर साइड पे जो ओपनिंग है इसका नाम है फोरामेन ऑफ मेगेंडी। फोरामेन ऑफ मेगेंडी। इतना स्ट्रक्चर बनाओ। हम क्या पढ़ रहे हैं, हाइड्रोसिफेलस। हाइड्रोसिफेलस की डेफिनेशन डिस्कस की कि एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ सीएसएफ accumulation occur in brain ventricles, that is hydrocephalus। और इसको समझने के लिए हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, नॉर्मल फ्लो ऑफ सीएसएफ। तो ये नॉर्मल फ्लो ऑफ सीएसएफ मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ठीक है, सब लोग बनाओ इसको। बातें नहीं करो। क्लियर है। अब इसके नीचे जो मैंने पहले लिखा था वो लिख लो सब लोग। यहां से कहां ड्रेन होगा सीएसएफ, सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर। उसमें क्या प्रेजेंट है, एरेक्नोइड विलाई। एरेक्नोइड विलाई क्या करेंगी, एब्जॉर्प्शन ऑफ सीएसएफ, और वहां से कहां चला जाएगा, वीनस फ्लो। इसके बाद वो एड ऑन करना है, सबको पता है ना, याद हो गया होगा अभी तो। कहां जाएगा, सब एरेक्नोइड स्पेस में, वहां एरेक्नोइड विलाई प्रेजेंट है, एब्जॉर्प्शन होगा और वीनस ब्लड फ्लो में चला जाएगा। ये लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल, ऊपर कोरोइड प्लेक्सस है। कोरोइड प्लेक्सस जो है क्या बताया था मैंने, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। यहीं से क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ सीएसएफ। वहां से कहां आएगा, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में। फिर थर्ड वेंट्रिकल में किसके थ्रू, इंट्रा वेंट्रिकुलर डक्ट और फोरामेन ऑफ मोनरो के थ्रू थर्ड में आएगा। थर्ड से फोर्थ में सिल्वियस एक्वीडक्ट। और फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर लेटरल साइड पे दो ओपनिंग प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं फोरामेन ऑफ लश्का। और पोस्टीरियर साइड पे यानी कि उसके पीछे पोस्टीरियर साइड पे फोरामेन ऑफ मेगेंडी प्रेजेंट है। और मैंने यहाँ पे एक और चीज बताई थी कि फोरामेन ऑफ मेगेंडी के अंदर जब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, है ना, ओपनिंग पूरा सिस्ट फॉर्म हो जाएगा, तो इसके कारण कौन सी डिजीज कंडीशन होगी, डैंडी वॉकर सिंड्रोम। ये अभी हम डिस्कस करेंगे, डैंडी वॉकर। क्योंकि ये बंद हो जाएगा तो सीएसएफ का सिक्रेशन प्रॉपर नहीं होगा ना, वो वहीं पे एक्यूमुलेट होता चला जाएगा। हो गया है ना सबका। इस वाले डायग्राम के बाद यहां से लिख लो, सब एरेक्नोइड स्पेस में, फिर एरेक्नोइड विलाई के थ्रू एब्जॉर्प्शन हो जाएगा और विनस फ्लो में चला जाएगा। जो लेट आए हैं वो कृपया करके टाइम से आए। हाँ, तुम आपस में ही बात कर लो, है ना। नहीं, पुरुष भी लेट आए हैं, आए ही नहीं है, एक दो तो।
चलें अब आगे हम, हाँ चलो अब देखो, ये नॉर्मल CSF फ्लो पढ़ा है हमने, ठीक है। इसके बाद जो है कॉजेस ऑफ हाइड्रोसेफेलस, कॉजेस ऑफ हाइड्रोसेफेलस। सबसे पहले कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज, क्योंकि कंजेनाइटल कोज से ही ये सब होता है। क्यों, कब बनता है, हाँ, जो हमारी एक्टोडर्म है, जो नर्वस सिस्टम बना रही है, वो कब बनता है, 4th वीक ऑफ जेस्टेशन पे बनना स्टार्ट होता है। तो उस टाइम पे जो चीज नहीं बन पाएगी, उसके कारण ये डिजीज कंडीशन ज्यादा राइज होती है, हाइड्रोसेफेलस या फिर कोई भी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर, ठीक है। तो कंजेनाइटल कॉजेज लिखना है सबसे पहले, कंजेनाइटल कॉजेज। कंजेनाइटल कॉजेज में नंबर 1 लिख लो, डैंडी वॉकर सिंड्रोम। डैंडी वॉकर सिंड्रोम में क्या है, ड्यू टू सिस्ट फॉर्म्ड, कहां बन रहा था, हाँ, फोरामेन ऑफ मेगेंडी पे, ड्यू टू सिस्ट फॉर्म्ड एट फोरामेन ऑफ मेगेंडी, फोरामेन ऑफ मेगेंडी, CSF फ्लो CSF accumulation occur। और ब्रेन वेंट्रिकल्स जो है ब्रेन के सबसे ज्यादा कौन से पार्ट में, सेरिबेलम में, ठीक है। तो सेरिबेलम ही अफेक्ट होगा, तो डैंडी वॉकर में भी सेरिबेलम ही अफेक्ट होगा, और जहां का अफेक्ट होगा उससे रिलेटेड साइन एंड सिम्टम्स जो है बेबी के अंदर दिखाई देंगे, ठीक है। लिख लिया सबने, डैंडी वॉकर में क्या होगा, CSF एक्यूमुलेशन हो रहा है, फिर हाइड्रोसेफेलस होगा, सबसे पहले हाइड्रोसेफेलस होगा तो आईसीपी इंक्रीज होगा, आईसीपी इंक्रीज के वही बच्चों के अंदर अलग अलग साइन एंड सिम्टम आएंगे अकॉर्डिंग टू एज, वो अभी हम सारे डिस्कस करेंगे एक साथ, ठीक है। इसके बाद लिखो आर्नोल्ड केयरी मालफॉर्मेशन, सेकंड जो इसका कंजेनाइटल कोज है, आर्नोल्ड केयरी मालफॉर्मेशन, आर्नोल्ड केयरी मालफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, ब्रेन वेंट्रिकल्स जो सेरिबेलम और स्पाइनल कोड है वो क्या कर जाती है, बल्ज कर जाती है इसके अंदर। आर्नोल्ड केयरी मालफॉर्मेशन में क्या होगा कि जैसे ब्रेन वेंट्रिकल्स ऐसे है, ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है, सेरिबेलम वाला जो पार्ट है वो बल्ज आउट, हमने एंटीडीज पढ़ा है ना, एंटीडीज में होता है ऐसे, है ना, कि बल्ज आउट हो गया है, और उसके साथ साथ, लेकिन स्पाइनल कोड जब तक इन्वॉल्व नहीं होती है तो सारे नर्वस सिस्टम वाले सिम्टम्स बच्चे के अंदर नहीं आते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या होगा कि ब्रेन वेंट्रिकल्स इन्वॉल्व हो जाएंगे और बल्ज आउट हो जाएंगे, ठीक है, और जिसके कारण क्या होगा, हाइड्रोसेफेलस, क्योंकि बल्ज आउट होने के बाद उनका प्रॉपर फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो सेरिबेलम एंड स्पाइनल कॉर्ड बल्ज आउट with brain ventricles। spinal cord and
cerebellum bulge out with brain ventricles, उसके कारण हाइड्रोसेफेलस हो सकता है। आर्नोल्ड थियरी मालफॉर्मेशन सेकंड कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी है। बल्ज आउट के लिए एक और टर्म यूज करते हैं हम लोग, हर्निएशन। हर्निएशन का मतलब भी यही होता है ना कि एक पार्ट का दूसरे पार्ट में प्रोट्रूड हो जाना। हर्निएशन भी यूज कर सकते हैं वर्ड बल्ज आउट के लिए। और थर्ड है स्टीनोसिस, स्टीनोसिस ऑफ सिल्वियस ऑफ एक्वीडक्ट, सिल्वियस ऑफ एक्वीडक्ट। और जो ये एक्वीडक्ट होती है ये कहां प्रेजेंट थी? थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल के बीच में, और वो सबसे नैरो पार्ट है, और वो इतना नैरो है कि वो ऑब्स्ट्रक्शन कोज करने में देर नहीं लगाएगा। ठीक है, तो स्टीनोसिस हो जाना सिल्वियस एक्वीडक्ट का, यानी कि वो पहले ही इतनी नैरो है और किसी कारण से, ठीक है, किसी कारण से वो पूरी की पूरी बंद हो जाए तो फ्लो नहीं होगा और हाइड्रोसेफेलस कोज हो जाएगा। ड्यू टू वेरी स्मॉल डायमीटर, लिख लो, ड्यू टू वेरी स्मॉल डायमीटर stenosis occur, stenosis occur and CSF flow disturb, CSF flow disturb। ये कंजेनाइटल कॉजेस थे। पहला हमने पढ़ा डेंडी वॉकर सिंड्रोम, सेकंड पढ़ा आर्नोल्ड थियरी मालफॉर्मेशन, थर्ड है स्टीनोसिस ऑफ एक्वीडक्ट क्योंकि वो सबसे नैरो है। इसके बाद एक्वायर्ड कॉजेस पढ़ेंगे, पहले ये सब लिखो। लिख लिया? अब सेकंड डाल के लिखो एक्वायर्ड कॉजेस, एक्वायर्ड कॉजेस। इसके अंदर क्या आ जाएगा? मेनिंजाइटिस, एनसेफलाइटिस, ब्रेन इंजरीज, मेनिंजाइटिस, एनसेफलाइटिस, ब्रेन इंजरीज। ब्रेन इंजरीज में क्या क्या आ सकती है? हेड इंजरी भी बोल सकते हैं इसको, हेड इंजरी। और ड्यूरिंग द बर्थ भी होती है ना कुछ, तो है ना, कौन सी? सिफेल हेमाटोमा और सिफेल कैपेट सक्सीडेनम। और सॉरी, और क्या होती है हेड इंजरीज? ये तो वो ड्यूरिंग द बर्थ थी, आफ्टर बर्थ भी हो सकती है ना, और मोल्डिंग भी कंप्लीट नहीं होगी तब भी हो सकती है, मतलब ड्यूरिंग द बर्थ, आफ्टर द बर्थ और कंजेनाइटल, जो भी कोजेस है वो सब हो सकते हैं। यहाँ पे कैंसर भी आ सकते हैं, एस्ट्रोसाइटोमा, एस्ट्रोसाइटोमा। और बच्चों में होने वाला सबसे ज्यादा कौन सा है? हाँ, मेडुलोब्लास्टोमा, है ना, मेडुलोब्लास्टोमा। क्वेश्चन मार लेना इस पे और लिख लेना मोस्ट कॉमन कैंसर इन न्यूबॉर्न्स। अब लिखो टाइप्स ऑफ हाइड्रोसेफेलस, टाइप्स ऑफ हाइड्रोसेफेलस। सबसे फर्स्ट लिख लो
कम्युनिकेटिव, या फिर इसको बोल सकते हैं नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। और हाइड्रोसेफेलस के लिए एच लगा लो क्योंकि बहुत बड़ी डेफिनेशन है। और सेकेंड टाइप क्या होगा, नॉन कम्युनिकेटिव, नॉन कम्युनिकेटिव एंड ऑब्स्ट्रक्टिव। ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस। नाम से पता चल रहा है, कम्युनिकेटिव मतलब सीएसएफ फ्लो जो है वो प्रॉपर कम्युनिकेशन में है, राइट लेफ्ट वेंट्रिकल से सेकंड वेंट्रिकल में, थर्ड वेंट्रिकल में जा रहा है। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव रुक नहीं रहा, जा रहा है, नॉर्मल फ्लो है। क्यों हो रहा है फिर सीएसएफ, क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा है, प्रोडक्शन ऑफ सीएसएफ ज्यादा है, एब्जॉर्प्शन कम है। कोरोइड प्लेक्सस जो है वो बहुत ज्यादा काम कर रहा है, बहुत ज्यादा सीएसएफ को बना रहा है, लेकिन अरेक्नोइड विलाई उतनी स्पीड से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, तो वो क्या हो रहा है, वो वहीं पे बहुत ज्यादा अमाउंट में इकट्ठा हो रहा है। नॉन कम्युनिकेटिव में सिल्वियस ऑफ एक्विडक्ट नैरो होने के कारण बंद हो जाएगी, बंद होने के बाद क्या है, कम्युनिकेशन लॉस्ट, और ऑब्स्ट्रक्टिव रुक गया है ना सब कुछ, ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब रुकना, तो वहीं पे रुक जाएगा वो, तो ये नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव में आएगा। ठीक है, यहां लिखो कम्युनिकेटिव और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव में लिखो इट इज अकर ड्यू टू ओवर सिक्रीशन of CSF, but absorption of CSF is very slow। और यहां पे लिख लो फ्लो इज नॉट डिस्टर्ब्ड, फ्लो इज नॉट डिस्टर्ब, फ्लो वैसा का वैसा ही रहेगा, लेकिन ओवर सिक्रीशन और वेरी लेस अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन के कारण जो सीएसएफ वहां पे इकट्ठा हो रहा है उसकी वजह से कम्युनिकेटिव और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव क्या हो रहा है, हाइड्रोसेफेलस कोज हो रहा है। नॉन कम्युनिकेटिव एंड ऑब्स्ट्रक्टिव कैसे होगा, इट इज ड्यू टू द abnormal anatomy। एनाटमी क्यों लिखूंगी मैं, क्योंकि या तो सिल्वियस ऑफ एक्विडक्ट में कुछ हो सकता है या फिर फोरामेन ऑफ मिगेंडी बंद हो सकती है। ठीक है, तो जो भी एनाटॉमिकल पार्ट है वहां एबनॉर्मेलिटी क्रिएट हो रही है, उसके कारण जो सीएसएफ का एक्यूमुलेशन नहीं हो रहा है और एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, उसकी वजह से एक्यूमुलेट होता चला जा रहा है, फिर हाइड्रोसेफेलस कोज कर रहा है। तो ड्यू टू द एबनॉर्मल anatomy of ventricles cause obstructive hydrocephalus। और इसमें क्या होगा, फ्लो इज ऑब्स्ट्रक्ट, फ्लो अटक जाएगा। तुम सब इतने इंटेलिजेंट तो हो ना कि मैंने ये वाला वर्ड नहीं बताया कि हाइड्रो का मतलब होता है पानी और सिफेलस का मतलब होता है सर या ब्रेन, सर में पानी भरना, है ना, पता है ना सबको, शुक्र है।
लिख लिया सबने? चलो अब लिखो साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स में सबसे पहले लिखो इन न्यूबॉर्न एंड इन्फेंट। न्यूबॉर्न और इन्फेंट के अंदर क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे? सबसे पहला क्या मिलेगा? लार्जेस्ट हेड सरकमफ्रेंस। नॉर्मल हेड सरकमफ्रेंस कितना होता है? ठीक है, लार्जेस्ट हेड सरकमफ्रेंस। सेकंड क्या मिलेगा? वाइडली ओपन स्कल बोन्स। वाइडली ओपन स्कल बोन्स प्रोड्यूस क्रैकल पॉट साउंड। क्रैकल पॉट साउंड का मतलब समझ गए सब लोग कि फूटा हुआ मटका, है ना? साउंड ऑन परकशन। जब हम उसको परकशन करेंगे तो फूटा हुआ मटका वाली साउंड जो है वो देखने को मिलेगी, और उसी साइन को क्या बोलते हैं? मैकवेन साइन। ये क्वेश्चन ना जाने कितनी बार पूछा हुआ है ना? हो गया? थर्ड लिखो सन सेटिंग आइज। सन सेटिंग आइज। सन सेटिंग आइज में कैसा होगा? हाँ, सॉरी, ऐसी आंख हो जाएगी उसके, बिल्कुल नीचे आंख चली जाएगी। और जो ये है ना, ये नीचे वाला क्या बोलते हैं इसको? आईलिड, है ना? जो नीचे वाला आईलिड है ना वो चढ़ जाएगा बिल्कुल हमारे प्यूपिल के ऊपर। समझ रहे हो? ऐसे नहीं होता कि प्यूपिल नीचे डूब गया है, नहीं, वो अपनी जगह पे ही है, लेकिन नीचे वाला जो आईलिड है वो ऊपर खिसकता है। क्यों? क्योंकि सर में पानी इतना भरा हुआ है, ठीक है, तो उसका असर फेस पे भी आता है, तो इसीलिए सन सेटिंग आईज हो जाएगी। तो इसमें लिख लो लोअर आईलिड कवर द pupil, then it looks like sun setting. और क्या होगा? डायलेटेड स्कैल्प वेन्स, क्योंकि सर इतना बड़ा है तो स्कैल्प की वेन्स जो है हमारे को प्रॉपरली दिखाई देगी। डायलेटेड स्कैल्प, सबने देखा है ना हाइड्रोसेफेलस का बच्चा, है ना? डायलेटेड स्कैल्प वेन्स। और क्या होगा? आईसीपी इंक्रीज रहेगा। और ये कैसे दिखेगा? फॉन्टेनल्स कैसे होंगे?
बल्ज, स्पॉन्टेनियस बल्ज। और इसीलिए मैंने ऊपर लिखवाया है इन न्यूबॉर्न एंड इन्फेंट, क्योंकि स्पॉन्टेनियस जो वाला पार्ट है वो हमेशा किसमें ही होगा, सिर्फ न्यूबॉर्न और इन्फेंट में। ये बात जरूर याद रखना। क्या? हाँ, इन्फेंट उसी को बोलते हैं, 1 साल के बच्चे को। ठीक है, तो ये वाले जो साइन एंड सिम्टम्स हैं न्यूबॉर्न और इन्फेंट में ही देखने को मिलेंगे। एक और चीज देखने को मिलेगी इस न्यूबॉर्न और इन्फेंट में, क्या? हाई श्रिल क्राई। क्या देखने को मिलेगा? हाई श्रिल क्राई, मतलब वो बिल्कुल कैसे रोएगा? चिंगाड़े मार मार के, है ना। और क्या होता है? फ्रंटल बोसिंग होती है। क्या होता है? जब सीएसएफ का एक्यूमुलेशन होता है तो सबसे पहले सेरिबेलम ही अफेक्ट हो रहा है ना, तो उसके बाद अफेक्ट तो सेरिबेलम हो रहा है, लेकिन वो वाटर का एक्यूमुलेशन हो के जो फ्रंटल वाला पार्ट है ये पूरा कैसे हो जाता है? बाहर की तरफ निकला हुआ हो जाता है, तभी तो आंख अंदर चली गई है बिल्कुल। ठीक है, तो फ्रंटल बोसिंग भी देखने को मिलती है, फ्रंटल बोसिंग। इसके ब्रैकेट में लिख लेना सब कि क्या लिखोगे? सर का फ्रंट पार्ट उभरा हुआ। फ्रंटल बॉसिंग। ये हमने न्यूबॉर्न और इन्फेंट के पढ़े हैं, अब हम पढ़ेंगे चाइल्ड के अंदर। ठीक है, साइन एंड सिम्टम लिख लिए सबने? लिखो इन चाइल्ड में बच्चा उठते ही बोलेगा सर दर्द हो रहा है। ठीक है, तो हेडेक ऑन अवेकनिंग, हेडेक ऑन अवेकनिंग। और क्या होगा? नोजिया, वोमिटिंग, नोजिया वोमिटिंग, और क्या होगा? अटैक्सिया और मसल इनकोऑर्डिनेशन। ये एक ही बात है, अटैक्सिया के ब्रैकेट में ही डाल दो इसको, मसल क्या है? मसल इनकोऑर्डिनेशन। अटैक्सिया। और क्या होगा? लॉस ऑफ एपेटाइट भी कंप्लेन करेगा बेबी इसमें, लॉस ऑफ एपेटाइट। एपेटाइट में डबल पी आएगा, लॉस ऑफ एपेटाइट। अच्छा, ये तो हमने साइन एंड सिम्टम पढ़ लिए। अब डायग्नोसिस लिख लिया सबने? इसको डायग्नोस कैसे करेंगे हम? एक तो फिजिकल एग्जामिनेशन से, है ना। फिजिकल एग्जामिनेशन से भी कर सकते हैं, क्योंकि हेड का जो साइज है इतना बड़ा होगा, जब नॉर्मल हेड सर्कमफ्रेंस नहीं होगा तो हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि हाइड्रोसेफेलस की कंडीशन हो सकती है। और क्या करेंगे? सीटी एमआरआई।
क्योंकि CT-MRI में हमें पता चलेगा ऑब्स्ट्रक्टिव वाला हाइड्रोसेफेलस है या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव वाला हाइड्रोसेफेलस है। तो यही बस मतलब इसमें वैसे सही बताऊं तो CT-MRI की भी जरूरत नहीं पड़ती, देख के ही पता चल जाता है बच्चों को कि हाइड्रोसेफेलस की कंडीशन है। तो डायग्नोसिस में यही लिख लो, पहला फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन, और दूसरा लिख लो CT-MRI। इसके ब्रैकेट में भी लिख लो टू आइडेंटिफाई टाइप ऑफ हाइड्रोसेफेलस। हो गया सबका? इसकी मैनेजमेंट, ज्यादा स्पीड तो नहीं हो रही। मैनेजमेंट में सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट या मेडिकल मैनेजमेंट। इसके अंदर कौन सी ड्रग देते हैं? एसिटाजोलामाइड, क्योंकि ये क्या करती है, पानी को सुखाने का काम करती है। तो एसिटाजोलामाइड 50 mg पर kg ऑफ बॉडी वेट, 50 mg पर kg ऑफ बॉडी वेट इसकी डोज रहेगी। और ग्लिसरोल्स भी यूज कर सकते हैं, ग्लिसरोल्स, ये आईसीपी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं ग्लिसरोल्स। ग्लिसरोल में कौन सी ड्रग आती है? मैनिटोल। ये दोनों क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछे हुए हैं, ठीक है। ये हम ओरल भी यूज करते हैं और आईवी भी, दोनों यूज आते हैं। लिख लिया सबने? इसके बाद सर्जरी, सर्जरी के अंदर शंट यूज करते हैं। शंट में पहला शंट कौन सा? हाँ, वीपी शंट। वीपी शंट का नाम पूरा वेंट्रिक्यूलो पेरिटोनियल शंट। इसमें क्या करते हैं, ये बेबी है, ये बेबी का पेट है, ठीक है, ये बेबी का सर है, यहां से एक नली डालते हैं और यहां से एक नली डाल के यहां से लाके पेट पे कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमारी क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो सारा सिक्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है और एक्सक्रीट आउट हो जाता है। पता चल गया सबको? हाँ, वेंट्री मतलब जो ब्रेन वेंट्रिकल्स है वहां से लेके पेट तक एक नली डाल दी जाती है, जिससे सारा जो एक्यूमुलेशन वाला CSF है ड्रेन होके यहाँ आ जाता है, जो इंटेस्टाइन में कनेक्ट होती है ना, पेरिटोनियल कैविटी। तो इंटेस्टाइन में क्या हो जाता है, वहां पे भी विलाई प्रेजेंट है, तो वो क्या करेंगी, एब्जॉर्ब करके एक्सक्रीट आउट कर देंगे, ठीक है। और ऐसे ही दूसरा शंट होता है, दूसरा कौन सा होता है, VA शंट है ना, वेंट्रिकुलो एट्रियम शंट। इसमें क्या करते हैं, ये बेबी है, ये बेबी का पेट है, लेकिन हमें पेट से कुछ नहीं लेना देना, ये बेबी का हार्ट है, ठीक है। तो जो बेबी के यहाँ पे वेंट्रिकल से ला रहे हैं हम, तो यहां से लाके कहाँ कनेक्ट कर देते हैं, राइट एट्रियम में, ताकि राइट एट्रियम में जाके ब्लड के साथ साथ ब्लड फ्लो में जाके एब्जॉर्ब हो जाए।
लेकिन ये बहुत कम होता है। जो वीपी शंट है वही सबसे ज्यादा यूज होता है। तो इसमें लिख लो, वीपी शंट में सर्जरी के अंदर शंटिंग की जाती है। तो शंटिंग में वीपी शंट है, वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट, ब्रेन वेंट्रिकल्स, ए ट्यूब और शंट connected from brain ventricles to peritoneal cavity to drain the CSF. लिख लिया सबने? क्या? नहीं, कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है। पॉइंट बस ये है कि इंटेस्टाइन से, पेरिटोनियल कैविटी जो है वो इंटेस्टाइन से अटैच है, इंटेस्टाइन में उसका कनेक्शन होना चाहिए, क्योंकि इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्ब होगा। फिर सेकंड लिख लो। सेकंड कौन सा शंट? वीए शंट, वेंट्रिक्यूलर एट्रियल शंट। इसमें क्या करते हैं? मेक a connection or shunt apply between ventricle of brain and right atrium of heart. Right atrium of heart. हो गया सबका? चले, थर्ड इसमें सर्जरी है एंडोस्कोपिक थर्ड वेंट्रिकुलोस्टमी। तुम्हें नाम से ही पता चल रहा होगा कि एंडोस्कोपिक मतलब क्या करना है। हाँ, एंडोस्कोप की हेल्प से, है ना। थर्ड वेंट्रिकुलोस्टमी, थर्ड वेंट्रिकल जो है वहां पे ओपनिंग क्रिएट करनी है ताकि सारा उसमें से ड्रेन हो सके, है ना। तो इसमें एंडोस्कोपिकली थर्ड वेंट्रिकुलोस्टमी का मतलब जो समझ आ रहा है वो इतना ही प्रोसीजर है और वो माइक्रोस्कोपिकली हो जाता है। ठीक है, तो लिखो, इन दिस through endoscope make an opening in the third ventricle of brain, in the
थर्ड वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन। अच्छा, थर्ड वेंट्रिकल के ऊपर कौन सी ट्यूब थी? इंट्रावेंट्रिकुलर डक्ट और फोरामेन ऑफ मोनेरो, है ना। और थर्ड के बाद सिल्वियस ऑफ एक्वीडक्ट। और ये हम तभी करेंगे जब सिल्वियस ऑफ एक्वीडक्ट के अंदर स्टीनोसिस हो, क्योंकि सारा जो सीएसएफ है वो थर्ड वेंट्रिकल में इकट्ठा हो रखा है। तो इसीलिए सिल्वियस ऑफ एक्वीडक्ट वाले केस में ही हम एंडोस्कोपिक थर्ड वेंट्रिकुलोस्टमी करेंगे। तो यहाँ पे लिख लो स्टार लगा के, इट इज डन, it is done only case of narrowing or stenosis of Sylvius aqueduct। इस केस में ही इसको करना है बस। थर्ड में करेंगे तो तभी तो फोर्थ में जाएगा, लेकिन फोर्थ में ना भी जाए तो वो ब्लड फ्लो से भी जा सकता है। चलिए देखो, एक लास्ट सर्जरी इसमें करते हैं प्लेक्सेक्टमी, कोरोइड प्लेक्सेक्टमी। कोरोइड प्लेक्सेक्टमी, जो कोरोइड प्लेक्सस है, जो सीएसएफ का प्रोडक्शन ज्यादा कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि तू बहुत एक्टिव है, तो हम क्या करेंगे कि इसका कुछ पार्ट रिमूव कर देंगे, तो इसका सिक्रेशन क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये किस केस में कर सकते हैं हम, ऑब्स्ट्रक्टिव में या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव में? नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव में, क्योंकि नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव में सीएसएफ का प्रोडक्शन ज्यादा होता है और वो एक्यूमुलेट होता चला जाता है, जबकि फ्लो नॉर्मल होता है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, प्लेक्सेक्टमी करते हैं। तो इसमें करते हैं रिमूव सम पार्ट ऑफ द कोरोइड प्लेक्सस, इसमें करेंगे रिमूव some part of the choroid plexus to manage CSF production। और इसका भी स्टार लगा के लिख लो कि only done for communicating hydrocephalus, हो गया। अब चलो नर्सिंग मैनेजमेंट, ये तो हमने कर ली मेडिकल और सर्जिकल मैनेजमेंट। अब नर्सिंग मैनेजमेंट, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हाइड्रोसेफेलस पूरा इंपॉर्टेंट है। नर्सिंग मैनेजमेंट में प्री ऑपरेटिव, ऑपरेशन होने से पहले, प्री ऑपरेटिव
प्री ऑपरेटिव के अंदर फर्स्ट चेंज पोजीशन फ्रीक्वेंटली, बच्चे को एक पोजीशन में लेटे नहीं रहने देना है, क्योंकि अगर वो एक पोजीशन में लेटे रह गया तो उसको प्रेशर सोर बन सकता है उसके सर पे, ठीक है। तो चेंज पोजीशन फ्रीक्वेंटली टू अवॉइड प्रेशर शोर, क्योंकि बहुत जल्दी बनेगा, क्योंकि वेट और ज्यादा है। प्रेशर सोर्स, और क्या कर सकते हैं, यूज एग कैरेट मैट्रेस। एग कैरेट मैट्रेस का मतलब क्या है, हॉस्पिटल में देखा है ना, सबके पास ऐसा वाला गद्दा होता है ना, उसमें अंडे की शेप बनी होती है ना, तो उसी को एग कैरेट मैट्रेस बोला है। एयर मैट्रेस भी बोल सकते हो, ठीक है, लेकिन इस वर्ड से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ब्रैकेट में लिख लो एयर मैट्रेस। यूज एग कैरेट मैट्रेस या फिर एयर मैट्रेस। ये बात है प्री ऑपरेटिव, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। ये पोजीशन चेंज वाला बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्री ऑपरेटिवली क्या करना है। उसके बाद आ जाओ पोस्ट ऑपरेटिवली। पोस्ट ऑपरेटिवली मतलब क्या होने के बाद, ऑपरेशन होने के बाद, ठीक है। ऑपरेशन होने के बाद भी सबसे पहले किसका ध्यान रखना है, पोजीशन का। और कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करनी है, अनऑपरेटेड साइड, है ना, जिस तरफ ऑपरेशन हुआ है उसके अपोजिट साइड पे लेटाना है, क्योंकि अगर वहां पे प्रेशर होगा तो फिर से क्या हो सकता है, ड्रेन हो सकता है वहां से, ठीक है। तो पोजीशन देनी है अनऑपरेटेड साइड, अनऑपरेटेड साइड। और यहां पे ऐसे कर लो कि अगर आईसीपी इंक्रीज है तो हम कौन सी पोजीशन देंगे, हेड एलिवेटेड, हेड एलिवेटेड। और कितना एलिवेट करते हैं आईसीपी के केस में, 30 डिग्री। और अगर आईसीपी नॉर्मल है, ठीक है, तो बच्चे को हम फ्लैट पोजीशन देंगे, क्योंकि ना जो सर वाले जितने भी प्रोसीजर्स होते हैं ना, उसके बाद हेडेक बहुत कॉमन है, ठीक है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम फ्लैट पोजीशन देते हैं। हो गया, हमने लिख लिया। इसके बाद हम यहाँ पे ये हो गई प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव जो भी था, ठीक है। उसके बाद हमारे को क्या देखना है, शंट माल फॉर्मेशन। ये भी किसमें ही है, नर्सिंग मैनेजमेंट में ही है, क्योंकि ऑपरेशन हुआ है तो पहले हमने पोजीशन का ध्यान रखा है। इसके बाद शंट माल फॉर्मेशन के साइन एंड सिम्टम्स हमारे को देखने हैं, क्योंकि अगर बेबी जो है एबनॉर्मल बिहेवियर कर रहा है तो हमारे को नोटिफाई होगा कि क्या करना है, फिर नोटिफाई करना है कि डॉक्टर को बताना है कि एबनॉर्मेलिटी जो सिम्टम है वो आ रहे हैं। तो शंट माल फॉर्मेशन हो सकता है, मतलब जो डाला है वो सही से नहीं डाला है, तो शंट माल फॉर्मेशन।
स्टंट माल फॉर्मेशन के साइन एंड सिम्टम्स इन न्यूबॉर्न एंड इन्फेंट। क्या आएगा? हाई श्रिल क्राई, हाई श्रिल क्राई, इरिटेबिलिटी, और अभी भी क्या हो रहेगा? आईसीपी इंक्रीज। इसके बाद न्यूबॉर्न के बाद चाइल्ड में वही शिकायतें रहेगी, हेडेक, वोमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, और स्टार लगा के एक चीज लिख लो कि when baby grows, यानी कि जैसे जैसे बेबी बड़ा हो रहा है, so shunting tube is replaced। क्योंकि बेबी जैसे जैसे बड़ा होएगा तो शंटिंग की जो ट्यूब डली हुई है वो टाइम टू टाइम हमारे को चेंज करानी है, क्योंकि जब बेबी न्यू बॉर्न है तो इतू सी चाहिए है ना, और बेबी जब बड़ा हो जाएगा 12-13 साल का हो जाएगा तो सोचो ज्यादा साइज हो गया ना, तो वो रिप्लेस होती है टाइम टू टाइम। हाँ ये लाइफ टाइम, लेकिन कुछ क्या पता 18 इयर्स तक जाते जाते जो भी उसका माल फॉर्मेशन था वो थोड़ा बहुत करेक्ट हो जाए। ये बेबी लाइफ नहीं है, 15 साल के बाद लाइफ नहीं है। और चाइल्ड में एक और चीज लिख लो, लॉस ऑफ सेंसोरियम, लॉस ऑफ सेंसोरियम। हाँ जी आप क्या कह रहे थे? नहीं वो एज के अकॉर्डिंग होता है कि 5 ईयर पे 10 ईयर पे ऐसे चेंज होती है, 5-5 साल के गैप पे। हाँ न्यू बॉर्न में डालने के बाद हाइट के अकॉर्डिंग होती है मेन, तो हाइट जैसे जैसे बढ़ेगी बच्चे की। नहीं ऐसा नहीं होता, कोयल करके डालोगे तो पहले ही सीएसएफ प्रोडक्शन जो फ्लो है डिस्टर्ब है, वो डिस्टर्ब ही रह जाएगा। हो गया सबका? आज हमने हाइड्रोसेफेलस पढ़ लिया, ठीक है, हाइड्रोसेफेलस कंप्लीट हो गया। हाइड्रोसेफेलस में हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन पढ़ी थी कि क्या होता है, एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ सीएसएफ इन ब्रेन वेंट्रिकल्स। तो उसके बाद हमने ब्रेन वेंट्रिकल्स का नॉर्मल फ्लो देखा था कि राइट और लेफ्ट साइड पे दो क्या प्रेजेंट है, वेंट्रिकल्स प्रेजेंट है, राइट लेटरल पे और लेफ्ट लेटरल पे, 1 और 2, और 1 और 2 के ऊपर ही क्या प्रेजेंट होता है, कोरोइड फ्लेक्सस। वो क्या होता है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होता है, यानी कि कैपिलरीज का गुच्छा होता है जहां से सीएसएफ का प्रोडक्शन होता है। तो उसके बाद वो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद थर्ड वेंट्रिकल में आता है थ्रू इंट्रावेंट्रिकुलर डक्ट और फोरामेन ऑफ मोनेरो के थ्रू थर्ड वेंट्रिकल में आता है। थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल में आता है थ्रू सिल्वियस ऑफ एक्विडक्ट, और सिल्वियस ऑफ एक्विडक्ट क्या है, सबसे नैरो पार्ट है वेंट्रिकल्स का। उसके बाद फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर लेटरल साइड पे फोरामेन ऑफ लश्का प्रेजेंट होते हैं, और जो बीच में यानी कि पीछे पोस्टीरियर साइड पे फोरामेन ऑफ मिगेंडी प्रेजेंट होती है, और फिर मिगेंडी की एब्सेंट होने के कारण सिस्ट फॉर्म हो जाता है, तो उसके कारण डैंडी वॉकर सिंड्रोम होता है।
और एरेक्नॉइड स्पेस के अंदर ड्रेन हो जाता है CSF और एरेक्नॉइड विलाई के थ्रू एब्जॉर्प्शन हो जाता है और वीनस फ्लो में चला जाता है। अच्छा, ये नॉर्मल फ्लो पढ़ा था हमने, है ना। नॉर्मल फ्लो के बाद हमने क्या देखा, टाइप्स। टाइप्स कौन कौन से हैं, कम्युनिकेटिंग और नॉन कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग का मतलब क्या है कि फ्लो जो है वो नॉर्मल है ना, लेकिन वो क्या है, वहां क्या हो रहा है, CSF का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है और एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है। और जो ऑब्स्ट्रक्टिव है यानी कि नॉन कम्युनिकेटिंग है, वहां क्या हो रहा है, किसी ना किसी एनाटॉमिकल एब्नॉर्मेलिटी के कारण CSF का एक्यूमुलेशन होता चला जा रहा है, जैसे सिल्वियस ऑफ एक्विडक्ट का स्टीनोसिस होना और मिगेंडे का बंद हो जाना। ठीक है, उसके बाद हमने टाइप्स के बाद क्या पढ़ा, साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स सबसे पहले हमने किसमें पढ़े हैं, न्यूबॉर्न एंड इन्फेंट के अंदर। न्यूबॉर्न और इन्फेंट के अंदर हमने पढ़े सबसे पहले लार्जेस्ट हेड सरकमफ्रेंस, उसके बाद वाइडली ओपन स्कल बोन्स प्रोड्यूस क्रैकल पॉट साउंड ऑन परकशन, और उसी को हमने क्या बोल दिया, मेकवेन साइन या मेसवेन साइन, जो भी बोलो। ठीक है, उसके बाद क्या है, सन सेटिंग आईज, यानी कि लोअर आईलिड जो है प्यूपिल को पूरा कवर कर लेता है। उसके बाद हाँ क्या है, स्कैल्प वेन डायलेटेड हो जाएगी, इजीली विजिबल रहेगी। उसके बाद ICP इंक्रीज हो जाएगा और जिसके कारण फॉन्टेनल्स कैसे होंगे, बल्ज हो जाएंगे, और वो सिर्फ इन्फेंट और न्यूबॉर्न में ही देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन में ध्यान देना है कि चाइल्ड पूछा है, न्यूबॉर्न पूछा है, इन्फेंट पूछा है। ठीक है, तो चाइल्ड में क्या क्या सिम्टम आए, फिर वोमिटिंग, हेडेक ऑन अवेकनिंग, नोजिया, अटैक्सिया, ये सारे सिम्टम उसमें देखने को मिलेंगे। उसके बाद हमने डायग्नोसिस किया, कैसे, फिजिकल एग्जामिनेशन से और CT-MRI से क्या पता चला, टाइप ऑफ हाइड्रोसेफेलस। उसके बाद हमने क्या देखा, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर हमने सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट, कौन सी दवाई, एसिटाजोलामाइड, क्या डोज है, 50 mg पर kg ऑफ बॉडी वेट। ये क्या करती है, CSF को सुखाने का काम करती है। और क्या यूज करा हमने, ग्लिसरॉल यानी कि मैनिटोल। ठीक है, और मैनिटोल कितना % होता है, 50% में आता है। 500 की बोतल भी आती है और 100 ml की भी आती है। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ा है, सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में हमने शंटिंग पढ़ी है, VP शंट यानी कि वेंट्रिक्यूलो पेरिटोनियल शंट। उसके बाद दूसरा पढ़ा है VA यानी कि वेंट्रिक्यूलो एट्रियल शंटिंग। उसके बाद थर्ड जो सर्जरी पढ़ी है हमने, एंडोस्कोपिक थर्ड वेंट्रिक्यूलोस्टमी। और फोर्थ सर्जरी पढ़ी है हमने, कोरोइड फ्लेक्सेक्टमी, क्योंकि वो क्या करता है, एक्सेस जो फ्लो हो रहा है उसको कम कर सकते हैं वहां से। उसके बाद हमने नर्सिंग मैनेजमेंट पढ़ा है। नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर प्री ऑपरेटिव ध्यान रखना है कि उसकी पोजीशन जो है प्रॉपर चेंज करनी है टाइम इंटरवल पे सही से। क्यों करनी है, टू अवॉइड प्रेशर सोर। और क्या करना है, एग कैरेट मैट्रेस यूज करनी है, एयर मैट्रेस यूज करनी है। और पोस्ट ऑपरेटिवली क्या करना है, अनऑपरेटेड साइड पे पोजीशन करना है। और हेड का पोजीशन डिपेंड करेगा ICP इंक्रीज है या नहीं, नॉर्मल है। इंक्रीज है अगर तो हेड एलिवेट करना है 30 डिग्री तक, अगर नॉर्मल है तो फ्लैट पोजीशन देनी है। उसके बाद हमने शंट माल फॉर्मेशन का ध्यान रखना है। तो शंट माल फॉर्मेशन का ध्यान क्यों रखना है, कोई भी एबनॉर्मेलिटी होगी तो इंडिकेट करना है, नोटिफाई करना है। तो बट इन्फेंट और चाइल्ड न्यूबॉर्न और इन्फेंट के अंदर हाई शील्ड क्राई, इरिटेबिलिटी रहेगी, ICP इंक्रीज रहेगा। हाँ, चाइल्ड में अल्टर्ड सेंसोरियम सबसे मेन रहेगा। ठीक है, हेडेक रहेगा। तो और हमने क्या बताया कि बेबी जैसे जैसे ग्रो करेगा शंट क्या कर देंगे, बड़ा कर देंगे। ठीक है, ये इतना हमने हाइड्रोसेफेलस के अंदर पढ़ा है। नहीं, मैंने नहीं पढ़ा आज, क्योंकि रखते ही नहीं है सर्जिकल साइड पे। क्या इसमें CBA स्ट्रोक में है, स्ट्रोक में दे सकते हैं,
लेकिन यहाँ नहीं, हाइड्रोसेफेलस में नहीं देंगे, हाइड्रोसेफेलस में नहीं देंगे, क्योंकि ना उसमें एक्यूमुलेशन पहले से ही इतना ज्यादा था। अगर तुम उसी साइड पे दोगे ना तो ऊज आउट हो जाता है, ऊजिंग हो जाएगी अगर तुम उसी साइड पे दोगे तो ऊजिंग को भी हमारे को क्या करना होता है, अवॉइड करना होता है, ठीक है। ऊजिंग हो जाएगी तो फिर से कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसीलिए प्रेशर देना ही नहीं है उस पे। मैं तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू समझ गई कि तुम ब्लीडिंग को रोकने के लिए थोड़ा देर उस पर प्रेशर देना चाहते हो, लेकिन हमारा जो इस CSF का मतलब जो ब्लीडिंग के चांसेस है वो बाहर वाली साइड पे है, लेकिन अगर हमने बाहर वाली साइड की ब्लीडिंग रोकने के लिए उस तरफ दे दिया ना तो अंदर ऊजिंग हो जाएगी, ठीक है। तो अनऑपरेटेड साइड ही देना है हाइड्रोसेफेलस की कंडीशन में।